हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में पुनः एक बार नए टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि पिछला वीडियो क्लास 12 आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए मैंने बनाया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 एक्सप्लेन किया था और 41 से 80 तक यानी कि 40 क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा। उसी सीक्वेंस में मैं आपसे आज फिर मिल रहा हूं। आप 1 से 40 तक के क्वेश्चन को आपने देखा होगा, आप इंजॉय किए होंगे। आप लोग के मुझे फीडबैक भी मिले, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे और अच्छा लगेगा जब आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे, और ये तभी संभव है जब आपका इरादा पक्का हो, कठिन परिश्रम और दूरदृष्टि। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोग के लिए ये कदम उठाया है। आइए चलते हैं अगले 40 क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि ये सफर हम लोग का कैसा है। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय करेंगे। जो छात्र हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग का यही स्नेह, यही प्यार मुझे हिम्मत देता है कि आप हमारे साथ इतने लोग जुड़ रहे हो, मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो। आपके विश्वास को कभी हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको मालूम हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं अगला 40 क्वेश्चन। आज 41 से 80 तक की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन स्लोप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कर्व इज पॉजिटिव देन ईपी विल बी। बेटा पॉजिटिव स्लोप यहां पे क्या कहना चाह रहा है बेटा क्वेश्चन? टोटल एक्सपेंडिचर आपने देखा बेटा, वो इस तरीके का, ऐसे फिर ऐसे और इस तरीके से होता है। तो ए बी सी और डी, इसके बेटा 3 सेगमेंट है। ए बी ये पॉजिटिव सेगमेंट होता है, और सी डी बेटा क्या है, ये नेगेटिव सेगमेंट है। और बीसी को कहा जाता है एक्सिस वाई के पैरेलल। तो जो ए बी सेगमेंट है बेटा, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर कर पॉजिटिव है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो ये ईपी लेस देन 1 होता है बेटा, और ये ईपी इज ग्रेटर देन 1 होता है। यहां ईपी इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? इस पे करेक्ट आंसर क्या बेटा, बी ऑप्शन है बेटा, 41 का बी, 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42, consider the following demand schedule for a good. Calculate price elasticity of demand when the price falls from 8 rupees to 3। यानी इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है बेटा, मैं आपको बताता हूं। ईपी इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश माइनस क्यू जीरो अपॉन पी डैश माइनस पी जीरो इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, बहुत डिटेल मैंने समझाया, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। ईपी इज इक्वल टू माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। क्यू डैश माइनस क्यू जीरो, क्यू डैश का मतलब हुआ बेटा इसमें कि पहले हम 8 रुपए पे ये पी जीरो हुआ और ये पी डैश हुआ,
ये Q0 हुआ, ये Q डैश हुआ। तो Q डैश कितना होता है 45, सॉरी 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 40 माइनस 25 15। एंड ये क्या होता है, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, करंट में से इनिशियल को घटाते हैं, ये प्लस में होगा। और 3 में से 8 माइनस करने बेटा कितना आएगा -5 इंटू P0 कितना बेटा 8, Q0 कितना बेटा Q0 कितना बेटा 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ बेटा 3 इंटू 8 24 अपॉन 25। 24 को बेटा डिवाइड करोगे 25 में, उसका आंसर क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाई 25। इसको तो सीधे आपको करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा बेटा 0.96। इसमें करेक्ट आंसर बेटा बी 0.96। ठीक, ये यस आप इसको कर लीजिए, इसमें कोई भी पूछ सकता है। 8 से जब हम 5 पे आते तो क्या होगा, 8 से 2 पे आते तो क्या होगा, 3 से 2 पे आते, 5 से 2 पे आते, 3 से 2 पे आते, कुछ भी जहां से कह रहा तो जहां से कहेगा उसको P0 लिखना, और जहां तक कहे वो P डैश होगा। हमेशा करंट में से इनिशियल को माइनस करते बेटा, यानी डैश माइनस 0, है ना। और ये माइनस का साइन बेटा यूज करना, इसमें बेटा ये होता है कभी कभी आप देखोगे कि जब क्वांटिटी फाइंड करना तो माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, तो फिर वहां हमारा रूल क्या होता है फेल कर जाता है। इसलिए हम रूल के अकॉर्डिंग चलें, अदरवाइज हमारा आंसर बेटा गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, लेट अस एज्यूम दैट price elasticity of demand for a commodity is unitary in nature. When its price was rupees 10 per unit, the quantity demanded was 100 units. If the price falls to 5 rupees per unit, what would be change quantity? यानी कि न्यू वाली क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो आप कैसे लिखोगे पहले ये समझ लेना बेटा, क्या समझोगे। EP इज इक्वल टू दिया बेटा 1, इट्स प्राइस वाज 10, यानी P0 कितना था ₹10 per unit, quantity demanded was Q0 was 100 units. अब कर इफ द प्राइस फॉल्स टू, यानी प्राइस जब कहे 2 इसका मतलब घट के इतना हो गया, और फॉल्स बाय कहता इसका मतलब हुआ कि जितना पहले कीमत रहा होगा प्राइस रहा होगा उसमें से उतना या घटा या उतना बढ़ा, तो घटने या बढ़ने के बाद से जो नया आएगा रिजल्ट वो लिखते हैं। या 2 कहा इसका मतलब इतना हो गया, ₹5 पर यूनिट, Q डैश पूछा गया है। अब मैं आपको बेटा हिंट कर दे रहा हूं, आप खुद सॉल्व कीजिएगा इसको। EP इज इक्वल टू माइनस Q डैश माइनस Q0 अपॉन P डैश माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। जब क्वेश्चन बेटा यहाँ पर लिखा था -1 ना, यदि EP इज इक्वल टू -1 लिखा रहता तो ये माइनस का साइन तब यहाँ नहीं लिखते, सीधे -1 लिखते हैं यहाँ पे। बट EP इज इक्वल टू +1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि फॉर्मूले में EP इज इक्वल टू माइनस का साइन यहाँ लिखेंगे। जब क्वेश्चन में EP का वैल्यू माइनस में दिया हो, फॉर्मूले में EP के बाद जो ये ब्रैकेट मैंने माइनस का साइन लिखा है इसको आप मत लिखिएगा। और जब EP का वैल्यू यहाँ पे प्लस में दिया हो तो फॉर्मूले में जो EP इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा है इसको आप जरूर लिखेंगे। और अब इसके बाद से Q डैश का जो वैल्यू बेटा Q डैश लिखना, Q0 का जो वैल्यू बेटा 100, यानी हो जाए यहाँ पे 1 इज इक्वल टू माइनस Q डैश माइनस Q0 100 अपॉन 5 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपको आंसर मिलेगा कितना 200। अब आप देखो बेटा 200 आ रहा कि नहीं, 100% आएगा बेटा। बस केवल आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलो मैं करके बता ही दे रहा हूं आपको। यहां पर लिखना बेटा 1 इज इक्वल टू माइनस Q डैश माइनस 100 अपॉन 5 माइनस 10 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल,
5 10 जा 50 और 50 में 1 का मल्टीप्लाई करो बेटा क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा कहीं कुछ गलत आ रहा है देखना ध्यान से 1 इज इक्वल टू क्या दिया है 10 price when its price was 10 per unit the quantity demanded was 100 ठीक है if price falls to 5 यानी प्राइस घट के 5 रुपए हो गया तो ये क्या होगा Q डैश माइनस Q0 Q डैश इज इक्वल टू यही फाइंड करना है इसमें जो वैल्यू है बेटा 1/10 ठीक है जब 1/10 करोगे तो आएगा आपका ये 10 5 जा 50 Q डैश अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 10 5 जा 50 नहीं ये तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा ही बेटा अब हो जाएगा Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 100 बेटा राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाओ बेटा प्लस हो जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होता है 150 होता है क्या होगा 150 Q डैश इज इक्वल टू 150 यूनिट होता है क्या होगा 150 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो मैं देख पा रहा हूँ कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि टाइपिंग एरर हो ओके बेटा चलिए सही है यानी 150 बेटा ये नहीं होगा 150 होगा 150 क्वेश्चन नंबर 44 in case the percentage change in demand is less than income this happens in case of 21 केस में ऐसा होता बेटा सीधे सीधा रूल है in case of the percentage change in demand is less than that income ये कहां पे पाया जाता बेटा तो 44 का बेटा ये नेसेसरी आइटम के लिए होता है in case of necessary items the percentage change in demand is less than that income ठीक है इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेसेसरी होगा क्या होगा नेसेसरी आइटम होगा नेसेसरी मतलब नॉर्मल गुड्स में ही बेटा नेसेसरी आइटम आता है ना नॉर्मल गुड्स यहाँ नहीं दिया बेटा नॉर्मल गुड्स रहता तो आप उसको लगाते कोई दिक्कत नहीं था बट नॉर्मल गुड्स में नेसेसरी आइटम होता ओके चलो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया 45 if cross elasticity of demand is positive then nature of commodity will be देखो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होता है जब अनरिलेटेड गुड्स होता है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगा जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो आप ये समझना कि गुड्स कैसा है अनरिलेटेड है यदि पॉजिटिव में आता है तो समझना सब्स्टिट्यूट है इसी का वैल्यू नेगेटिव है तो समझना वो कॉम्प्लीमेंट्री है ओके बेटा देन करेक्ट आंसर इज सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा क्या होगा 45 का बी 45 का बी ओके बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन 46 द मिनिमम पेमेंट व्हिच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक बेटा प्रोड्यूसर बिजनेस में अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ चाहता है कि भाई इतना तो कम से कम हमें मिल जाए जिससे कि हमारा रोजी रोटी हमारा काम चलता रहे ठीक है तो वह जो अमाउंट मिनिमम वो चाहता है उससे हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है द मिनिमम पेमेंट विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं बेटा सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है लॉस होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एब नॉर्मल प्रॉफिट और प्रॉफिट ये एक चीज है ना और नॉर्मल प्रॉफिट अलग होता है नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रोड्यूसर को कम से कम इतना अमाउंट मिल जाए
जिससे कि वो अपने आप को बिजनेस में सर्वाइव कर सके, बनाए रख सके। 47 विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा एक गलत है? पहला बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, बेटा ये बिल्कुल सही है। नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का। क्लियर? इकोनॉमिक कॉस्ट इज वाइडर देन अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आता है, और अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट केवल होता है। तो बी ऑप्शन भी सही है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज वाइडर देन अकाउंटिंग कॉस्ट। सी, अकाउंटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मनी कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का बेटा मनी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, विजुअल कॉस्ट भी उसको कहते हैं, यानी कि ये भी क्या है? सही है। एंड डी ऑप्शन कहता है इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। नहीं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बेटा, उसमें इम्प्लिसिट नॉर्मल प्रॉफिट एक पार्ट होता है ना, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बेटा, क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट जब कहेगा इसका मतलब उसमें नॉर्मल प्रॉफिट आता है, तो इसमें डी ऑप्शन बेटा गलत है। विच वन इज करेक्ट? सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस इंटरनल कॉस्ट। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक ऑप्शन सही है? तो 48 का बेटा देखोगे पहला ऑप्शन है सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट। करेक्ट पूछा है ना? सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस इंटरनल कॉस्ट। जी नहीं, प्राइवेट होता बेटा क्या? सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है, सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है क्या? बोलो, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। हाँ, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक ना? चलो मैं बताता हूँ बेटा। सोशल कॉस्ट आप ऐसे याद किए हो, मैं समझ रहा हूं। सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट होता है बेटा। जब आप ऐसे याद करो, थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज हुआ इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा, यही चेक करना होता है। तो इसमें देखो बेटा बी ऑप्शन क्या है? प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट लिखा है, तो आप जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि फिर आप आगे कहा प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट। क्लियर? और सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक ना? यानी कि बी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट बेटा ये भी आंसर सही है, ध्यान रखना। जो सी ऑप्शन बेटा ना अकाउंटिंग कॉस्ट बेटा वो भी क्या है? ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, ये भी सही होता है ना। प्राइवेट कॉस्ट बेटा आपने जो लिखा वो सही है, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट होता है। ये अकाउंटिंग कॉस्ट बेटा ये भी बराबर था किसके? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का होता है, यानी ये भी सही बेटा ना, जबकि दोनों में अंतर होना चाहिए ना। यहाँ इकोनॉमिक कॉस्ट होता तो बात समझ में आती है ना, यहाँ इकोनॉमिक कॉस्ट होना चाहिए था, बट अकाउंटिंग कॉस्ट लिखा, तो आप ये भी जानो कि सही है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। जी नहीं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू होगा इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा, ठीक ना? तो ये भी बेटा क्या है? गलत है, ठीक ना? और अकाउंटिंग कॉस्ट को बेटा हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट करते हैं, यानी कि 48 में बेटा बी और सी दोनों आंसर सही है। ये गलत कब होता? जब लिखा रहता है इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट लिखा होता तब बात समझ में आती है ना। ठीक बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, if an average cost curve has a negative slope, then what is the effect on marginal cost curve? ये बेटा एवरेज कॉस्ट है और ये बेटा मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि एवरेज कॉस्ट कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब बेटा ए बी, और यहां से बेटा इसको हम करते सी। तो जो ए बी पार्ट है ना, ये पार्ट ये नेगेटिव स्लोप है, और जो बीसी पार्ट है बेटा क्या है? ये पॉजिटिव स्लोप है। अब इसमें क्या करा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट?
तो बिलो द टोटल कॉस्ट बेटा जी नहीं, बिलो द एवरेज कॉस्ट जी नहीं, अबव द टोटल कॉस्ट, ठीक ना, टोटल कॉस्ट होगा नहीं, एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी कि यहाँ कर जब एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा यहाँ पे एमसी इज लेस देन एसी है ना बेटा, एमसी बेटा क्या है बोलो, एमसी क्या बेटा कम है एसी से, इसमें क्या होगा एबव द एवरेज कॉस्ट होगा, एबव द टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे, इसमें बी ऑप्शन होगा ना, करेक्ट आंसर इज बी। देखो बेटा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे मार्जिनल कॉस्ट, कब तक, जब तक कि एवरेज कॉस्ट कर्व घटता। अब ये क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि जब एसी फॉल करता है तो एमसी क्या होता है, लिखा था एमसी में फॉल, बी एमसी में राइज, सी वो में फॉल में राइज, यानी दोनों। जब ये कहे एसी फॉल करता है तो क्या होगा देन एमसी में फॉल में राइज, यानी देखो बेटा यहाँ पे घट भी रहा है या बढ़ भी रहा है, किस केस में पूछ रहा है ये तो दिया नहीं, बस इतना कह रहा है कि एसी फॉल कर रहा है तो बोलोगे मे फॉल मे राइज, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 50, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन, बेटा मार्जिनल कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है, टोटल कॉस्ट पे जी नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट पे बिल्कुल नहीं, मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट नॉट एवरेज कॉस्ट, इस पर डिपेंड करता था वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि भाई फिक्स्ड कॉस्ट है ना, फिक्स्ड कॉस्ट से कोई मतलब है नहीं, और एवरेज कॉस्ट में क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं, देन मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन एबीसी डिक्रीजेस देन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट राइजेस। देखो अभी मैंने बेटा वहां एसी की मैंने बात किया था, यहाँ पे एबीसी पूछा हुआ है, जो रिलेशन बेटा एसी का एसी का एमसी के साथ होता है ना, अब यहाँ बेटा ये हो गया एबीसी और ये हो गया बेटा एमसी, है ना, जो एसी का रिलेशन बेटा एमसी के साथ होता है वही एबीसी का रिलेशन बेटा एमसी के साथ होगा। तो यहाँ है व्हेन एबीसी डिक्रीजेज, यानी कि यहाँ पे एबीसी क्या डिक्रीज कर बेटा, ये जो पार्ट बेटा ना यहाँ तक घटा, इसमें क्या रहा बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या रहा, मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है, मे फॉल मे राइज, मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट जी नहीं, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी होगा। ओके, और जब एबीसी बेटा राइज करता है तो क्या होता है एमसी केवल राइज करता है, when ABC starts rising then MC is greater than ABC and MC only rises। okay बेटा, next question 52, short run average cost curve known as short run average cost SAC को और किस नाम से जानते हैं, तो बेटा SAC को हम लोग प्लांट कर्व कहते हैं और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व कहते हैं। यहाँ पे आपकी कंफ्यूज मत होना, प्लानिंग कर्व प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व एक होता है, यानी वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहा जाता है और प्लांट कर्व इसको कहते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 53, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, in case of normal goods substitution effect is positive, in case of normal goods, अब इसमें बताना है, ये चार ऑप्शन दिया बेटा ना ए बी सी डी, इसमें कौन सा सही है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, वही होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, सी क्या कहता है प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर बोथ पॉजिटिव, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। डी तो होगा ही नहीं, ए भी सही है बी भी सही है, बट ए में केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहा है, बी में केवल प्राइस इफेक्ट की बात कर रहा है, और सी में प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों की बात कर रहा है, देन करेक्ट आंसर इज सी, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर बोथ पॉजिटिव। ये क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा एक गलत है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू
सिग्मा एमसी। सिग्मा एमसी का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन किया कि मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है बेटा, टीवीसी व सिग्मा एमसी, जितने मार्जिनल कॉस्ट है ना उसको ऐड करो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनता है। सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीसी इज इक्वल टू, बेटा हम लोग ये पढ़े हुए हैं क्या, टीवीसी प्लस टीएफसी। तो टीएफसी तो दिख रहा था, बट हम ये नहीं जानते सिग्मा एमसी के बराबर होता है बेटा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का सम होता है। और मैंने बताया मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है ना? यानी कि सिग्मा एमसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू टीसी, ये सही आंसर है बेटा ना। एमसीएन इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट से बेटा मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइन नहीं होता, मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइंड बाय वेरिएबल कॉस्ट। तो 4 फॉर्मूले इसमें होते हैं बेटा, देखो एमसीएन इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, एमसीएन इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक ना। एमसीएन इज इक्वल टू टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1 एंड एमसीएन इज इक्वल टू डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू। इसमें बेटा चारों है ना, तो देखो बेटा इसमें बी ऑप्शन बी ये करेक्ट है। एमसीएन इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, एमसीएन इज इक्वल डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। देखो बेटा है ना यहाँ पे, यानी क्या है कि इसमें ए बी सी है ना, ये तीनों क्या है, सही है, यानी इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। देन डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द अबव, यानी ए बी सी में कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब इसके बाद से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से बेटा। वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज, वेरिएबल कॉस्ट को किस नाम से जानते बेटा? देखो मैं 2 चीज बता रहा हूं है ना, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज, बेटा नोट कर लो आप लोग, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग इस नाम से जानते हैं। पूछा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट नॉट नोन एज, किस नाम से नहीं जानते हैं? सॉरी, किस नाम से नहीं जानते बेटा? जब मैंने बता दिया प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, इसमें बचा क्या, ओवरहेड कॉस्ट ना। ओवरहेड कॉस्ट किसका नाम है, ये किसका अल्टरनेटिव नेम था, ये फिक्स्ड कॉस्ट का, आप नोट कर लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। बेटा इसको नोट कर लो ध्यान से, ये बहुत काम की चीज है। वेरिएबल कॉस्ट को बेटा प्राइम कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक बेटा,
इसमें बेटा कर वेरिएबल कॉस्ट नॉट नोन एज, जल्दीबाजी मत करना, इसका वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, इसमें तो कोई मिल इसी को लगा दो, नहीं, या लिख देता इसमें कि बोथ ए एंड बी, नहीं, इसमें अगर नॉट नोन एज कौन सा एक से नहीं जाना जाता है तो ओवरहेड कॉस्ट होता है ना। 56 एरिया अंडर एमसी कर्व इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है मैं समझा दूं आपको। जैसे बेटा ये मान लो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, और आप दो आउटपुट दिया बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ बेटा 5 है, तो यदि आप 2 और 5 इसके बीच में जो ये एरिया दिख रहा है ना नीचे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वह टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक ना। AC, ABC and MC curve are U-shaped because of average cost, average variable cost and marginal cost curve are U-shaped because सिंपल सा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व का शेप यू जैसा होता है, यानी करेक्ट आंसर इज सी। 58 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जी नहीं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस वाई, जी नहीं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है बेटा ये इसका जो डाउनवर्ड पार्ट है ये डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन करेगा, लेकिन कभी एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ये कांस्टेंट भी नहीं होगा, ना तो एक्स के पैरेलल होगा, तो ये इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं, क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एफसी का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर इज सी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 59, द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इज नोन एज, क्या, द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, प्रोडक्शन बेटा जीरो भी हो जाए तो कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कभी जीरो नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें आप तुरंत क्या करें बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट को लगा देंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बेटा, ऑल द एबव, क्या बेटा, ऑल द एबव होगा, क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ABC is below the lowest point of identify the correct statement, lowest point of ABC is below AC। अच्छा चलो भाई, इसमें एक डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा, उससे समझ में आएगा ये। इसको मैं डायग्राम से बताता हूं पहले, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। देखो ये है, ये ABC होता है और इसके ऊपर बेटा AC होता है। तो ABC का लोएस्ट पॉइंट बेटा देखो A है, और ये है AC का लोएस्ट पॉइंट B। तो ABC का लोएस्ट पॉइंट ABC is below, lowest point of ABC below lowest point of AC and its right, right है बेटा, लेफ्ट है बेटा, यानी ये गलत हो गया। जो A पॉइंट है वह B के नीचे है, यानी ABC के नीचे है, और B का किधर बेटा, लेफ्ट में है ना, तो यहाँ लिखा है राइट है, यानी कि ये गलत है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC, लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC, ये ऊपर वाला बेटा AC कर्व है, इज बिलो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ABC, जी नहीं, AC हमेशा ABC के ऊपर होता है, यानी ये भी गलत हो गया। लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC इज बिलो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ABC एंड इट्स लेफ्टवर्ड, जी नहीं।
राइटवर्ड होता है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ एबीसी इज बिलो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसी एंड इट्स लेफ्टवर्ड, यानी करेक्ट आंसर इज डी। देखो बेटा, ए पॉइंट बी पॉइंट के नीचे है और इसके लेफ्ट है, यानी करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। कोई दिक्कत? ये जो डायग्राम मैंने बेटा बनाया था ना, ये वाला डायग्राम, इसको आप जरूर देख लीजिए, क्यों इसी डायग्राम के बेसिस पे इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, इतना बड़ा ऑप्शन दिया है, बट आपने यदि डायग्राम को समझ लिया तो ये बहुत इजी हो जाएगा। चलिए चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता बेटा? 61 कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट। पांचवे का क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा कैसे मालूम होगा? जब तक आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट न मालूम हो। आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो मैंने बताया था, मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। यानी फर्स्ट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बेटा? 24 होगा। 2 के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 प्लस 20 कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 44। 3 के लिए कितना होगा बेटा? 3 के लिए 44 बेटा ऐड कर दो 16, कितना हो जाएगा? 60। 4 के लिए कितना बेटा? 72। 5 के लिए कितना बेटा? 72 में 18 ऐड कर दो तो 90, और यहाँ हो जाए बेटा कितना? 120। पूछा कितने का है? 5 का। तो वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है बेटा इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू होता है। टीवीसी बेटा 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू 18। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट। थर्ड यूनिट के बेटा एएफसी क्या होगा? तो थर्ड यूनिट का बेटा एएफसी होगा। पहले तो जानो बेटा इसमें टीएफसी है दिया कि नहीं। 0 लिख लो बेटा, टीसी 0 इज इक्वल टू टीएफसी होता है। 0 आउटपुट का जो टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो चाहे वो किसी भी आउटपुट के लिए हो, सबके लिए वो सेम होगा। पूछा है 3 का, अब इसमें 3 कह दिया नहीं, हम लोग परेशान लेंगे, क्वेश्चन गलत है, यहाँ लिखा नॉट पॉसिबल, जी नहीं। जब आपको मालूम होगा सबके लिए सेम है तो वह यहाँ पे नंबर दिया हो या ना दिया उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखो बेटा AFC 3 इज इक्वल टू TFC 3 अपॉन एन आउटपुट। TFC 3 कितना? जो इसका वैल्यू बेटा 0 का वैल्यू यही क्या है? 30। ये TFC है बेटा, ये जगह 30 अपॉन कितना? 3 इज इक्वल टू 10, यानी करेक्ट आंसर सी। कोई दिक्कत बेटा? ये सब टेक्निकल क्वेश्चन बेटा, यदि इतना आप दिमाग यहाँ लगा दोगे तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो आएगा आपसे छूटेगा नहीं। जीरो आउटपुट का टोटल कॉस्ट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट के, और वह हर एक आउटपुट के लिए क्या होगा? सेम होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, नेगेटिव स्लोप ऑफ LAC इंडिकेट्स। नेगेटिव स्लोप ऑफ LAC, LAC का मतलब बेटा ये देखो, LAC बेटा, ये बेटा वो पॉइंट है, वो पॉइंट बेटा क्या है? इसका स्लोप नेगेटिव है ना, और ओ के बाद बेटा क्या है? ये पॉजिटिव है। तो LAC का जो डिक्लाइनिंग पार्ट होता है नेगेटिव स्लोप वाला, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जो पॉजिटिव होता है बेटा उसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और LAC में दोनों आता है, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज दोनों आता है। हम लोग लिख देंगे बेटा बोथ A and B। ये पूछा क्या है? निगेटिव स्लोप ऑफ LAC, यानी कि ये वो पॉइंट तक की बात कहा है, यानी कि जब ये LAC घट रहा होता है, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल केवल इसका आंसर होगा। बोथ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए बस ये कहता है कि LAC इंडिकेट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तब आप लिखते बोथ A and B।
ये पूछा गया निगेटिव स्लोप, यही पूछ लेता बेटा कि पॉजिटिव स्लोप ऑफ एलएसी, यानी कि ओ के बाद जब एलएसी बढ़ रहा है तो वह क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल को इंडिकेट करता है। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव देन, जब मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव होता है, जब यानी कि इसको मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट तक क्या भी पॉजिटिव है बेटा, यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया। अब इसमें देखोगे टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट विद एन इंक्रीज जी, नहीं ये गलत है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट नहीं, यदि कांस्टेंट रेट से होता बेटा विद इंक्रीज इन आउटपुट, तो मार्जिन रेवेन्यू बेटा कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये कहाँ होता है, परफेक्ट कंपैरिजन में, जब गुड्स होमोजीनियस होता है, हर एक गुड्स की प्राइस सेम होती है, देन टी आर इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, यानी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बेटा इंक्रीज करता है इस तरीके से ना, ऐसे इंक्रीज करता है। और मार्जिन रेवेन्यू बेटा वो ये हो गया और ये हो गया आपका टी आर हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव की बात कहा बेटा ना, टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, जी नहीं, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, टोटल रेवेन्यू बेटा इंक्रीज करता है। ठीक ना। इसमें बेटा क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है, आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि करेक्ट आंसर बेटा क्या 64 का सी है। क्या बेटा, सी है। देखो बेटा आप ये कर सकते हो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, है ना, विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन बेटा यहाँ क्या करा कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर, और यहाँ पे बेटा क्या है, मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो ठीक तो है बेटा, यहाँ पे जब पॉजिटिव बेटा यानी वो एक्सेस के पैरेलल है, तो यहाँ पे बेटा इंक्रीज करा कांस्टेंट रेट से, लेकिन बेटा आप ए को ले सकते हो, बट इसमें क्या है कि रेवेन्यू इज पॉजिटिव, यानी कि इसमें हम लोग लेंगे बेटा क्या, कौन सा पार्ट, ये घटने वाला पार्ट को लेते हैं ना। परफेक्ट कंडीशन जो कि रियल लाइफ में होता नहीं है, इसलिए बेटा उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन 65, प्रॉफिट becomes maximum in perfect condition when MR is equal to MC and MC is rising. Here sufficient condition क्या है बेटा, एक होता है नेसेसरी कंडीशन और एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन मतलब होता है MR is equal to MC, जब MC is equal to MR होता है तो उसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, और सफिशिएंट कंडीशन होता है कि MC should be rises, MC should be rises ना, यानी MC is rising, करेक्ट आंसर इज ए। एम आर इज इक्वल टू एमसी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, और जहां पे इक्वल होगा वहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से इंटरसेप्ट करेगा, और जब वो इंटरसेप्ट करेगा इसका मतलब ये होता है उस समय मार्जिनल कॉस्ट बेटा क्या कर रहा होता है, वो राइज कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है बेटा, राइज कर रहा होता है। विच इन विच मार्केट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट डिफाइंड, किस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट डिफाइंड, तो परफेक्ट कंडीशन में होता है बेटा, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन में डिमांड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ए आर लाइन एम आर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और ए आर को ही बेटा हम लोग डिमांड लाइन कहते हैं, उसको प्राइस लाइन कहते हैं। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होता है बेटा, और वो पाया जाता है केवल परफेक्ट कंपटीशन में। किस मार्केट बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में। इन विच मार्केट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉट डिफाइंड, बेटा ये तो हो गया। विच वन इज नॉट फीचर ऑफ ओलिगोपोली, 70, एक मिनट, 66 हो गया, 67। द टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम टू डैश वर्ड मोनोस एंड पोलस, ये कौन सा वर्ड बेटा, तो ये ग्रीक वर्ड बेटा क्या है, जो ऐसी दिक्कत आ रही है, हाँ, द टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम टू डैश वर्ड, यानी कि यहाँ पे कौन सा, तो लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड, अरेबिक, तो बेटा ग्रीक वर्ड है, वो कौन सा है, मोनोस एंड
मोनोपोलस, है ना। मोनोस मीन्स होता है सिंगल, है ना। पोलस मीन्स बेटा सेलर, यानी जिसमें केवल बेचने वाला कौन हो बेटा, एक ही हो। इसमें बेचने वाला बेटा क्या हो, एक हो, उसको कहते हैं मोनोपोली। 67 के बाद बेटा क्या है, 68। ऑब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द फीचर ऑफ, किस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माना गया कि नहीं होता है, वो परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मिथ है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अब ऐसे आप समझ लीजिए, किसी गुड्स को आप एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा रहे हैं, तो उसको ले जाने लाने में कोई खर्च नहीं होता है, ऐसा होता है जी नहीं। इसलिए ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, और परफेक्ट कंपटीशन देखा जाए तो वास्तव में होता नहीं है। प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सिंपल सिंपल। प्योर कंपटीशन मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, गुड्स आर होमोजेनियस। ये 3 फीचर मिलता है तो प्योर कंपटीशन होता है। और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आपने ऐड कर लिया, जैसे परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वह क्या हो जाता है, प्योर कंपटीशन बन जाता है परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि प्योर कंपटीशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, हाउएवर परफेक्ट कंपटीशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। विच वन इज नॉट फीचर ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का इसमें कौन सा फीचर नहीं है, तो बेटा इंटेंस कंपटीशन, ए, ध्यान देना बेटा, कौन सा है, इंटेंस कंपटीशन पाया जाता है। आप देखते हो ना, जब सीमेंट का एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें एक जने आते हैं और कहते हैं बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जो ऐड करते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं, देखोगे बेटा, एक ट्रक आता है, दीवार पर चढ़ गया और वह दीवार को कुछ नहीं हुआ, ट्रक मुड़ गया, ठीक ना। तो ऐसा कोई दूसरा आएगा तो वो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कहेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, कि बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होता है। इससे पूछा गया है कि कौन सा ओलिगोपोली का फीचर नहीं है, इंटेंस कंपटीशन फीचर है। अगला बेटा इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी बेटा इसका फीचर नहीं है, ठीक है। ये किसका है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर होता है, ठीक ना। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, ओलिगोपोलिक बेटा होता है डिमांड कर्व का जो शेप है उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं, वह कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है, देखो ऐसे आएगा, इसको ऐसे, इसको कहते हैं किंग डिमांड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग डिमांड कर्व। इसमें बेटा ए, बी और सी ये 2 पार्ट होता है। जो ए बी पार्ट बेटा इसको हम लोग कहते हैं फ्लैटर, और जब ये डिमांड कर्व बेटा यहाँ फ्लैटर है तो ईपी का वैल्यू क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 1। और बीसी ये क्या होता है, ये स्टीपर होता है, यहाँ पे ईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होता है। किंग, इसको कहते हैं किंग डिमांड कर्व। क्या कहते हैं, किंग डिमांड कर्व। इसका स्लोप 2 भाग में बटा होता है। किंग के पहले इलास्टिक होता है, ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। किंग के बाद इन इलास्टिक होता है, ईपी लेस देन 1, यानी बीसी जो है स्टीपर है, एबी क्या है, फ्लैटर है। तो ये सही है। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ये इसका फीचर होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बेटा इसका फीचर है, इसमें सेलिंग कॉस्ट पाया जाता है, ठीक ना। एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर इज, देखो बेटा सेलिंग कॉस्ट आपका ओलिगोपोली में भी होता है और इम्परफेक्ट कंडीशन में भी होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है बेटा, ठीक ना। आप चाहो बेटा ये दोनों ऑप्शन को लगा देना वहां पे, ठीक है, ये दोनों सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 71, in which market only one buyer exists however number of sellers are large, तो उसको कहते हैं मोनोक्सोनी। सिंपल सा, इन विच मार्केट ओनली वन बायर्स एग्जिस्ट हाउएवर नंबर ऑफ सेलर्स आर लार्ज, वह है मोनोक्सोनी, यानी बी आंसर होगा। इन ओलिगोपोली व्हाट विल बी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अबव किंग पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, अभी मैंने बताया मोर देन 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और वही कहता था कि बिलो द किंग पॉइंट ऑन डिमांड कर्व तो हो जाएगा लेस देन 1 होता। द पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच लाइज अबव मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, मार्जिनल कॉस्ट का वह पार्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है, ठीक है, शॉर्ट रन में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सप्लाई कर्व।
द पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच लाइज अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन, यानी करेक्ट आंसर इज बी। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जब शट डाउन किसे कहते होता है? शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जब एवरेज रिवेन्यू क्या हो? शटडाउन की जब बात करते हैं, शटडाउन का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपना प्रोडक्शन करना क्या कर देता, बंद कर दे। यानी कि एक, हाँ, एक होता है ब्रेक इवन और एक होता है शटडाउन, ठीक ना। तो जब प्राइस ए आर इज लेस देन एबीसी, ए आर इज लेस देन एबीसी, इसमें बेटा नहीं दिया, ठीक ना, इसको बना लेना, इसको सही कर लो। ए आर इज ग्रेटर देन एबीसी, ए आर, हाँ, ए आर, इसमें बेटा ऑप्शन बेटा ये जो दिया है इसमें नहीं है, आप इसको सही कर लेंगे। ए आर इज लेस देन और इक्वल टू एबीसी, इसको कर बेटा शट डाउन, ये सही है। इसमें आंसर कोई भी ऑप्शन बेटा ऐसा नहीं है, इसको आप सही कर लोगे। ए आर लेस देन और इक्वल टू एबीसी, तो इसको कहते हैं शट डाउन। शट डाउन मतलब कंपनी वहां पे बंद करके चली जाएगी, गाना गाएगी, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वो तन साथी। बेटा ए आर इज ग्रेटर देन, बेटा ये है, ये तो होता ही नहीं है ना, इसमें बेटा पोर्शन होता है। ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, जब एवरेज रिवेन्यू बेटा ज्यादा होगा एसी से, ये प्रॉफिट होगा। एमसी लेस देन एमआर, जी नहीं। ए आर इज इक्वल टू एसी, ए आर इज इक्वल टू एसी होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्या होता है? ब्रेक इवन, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये जो 74 है, इसका करेक्ट आंसर बेटा इसमें एबीसीडी में कोई नहीं है, बल्कि ऑप्शन जरूर देगा आपके एग्जाम में, तो लिखा रहेगा ए आर इज लेस देन एबीसी और इक्वल टू एबीसी, है ना। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 75। ब्रेक इवन, देखो आ गया क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ए आर इज इक्वल टू ए सी, ए आर इज इक्वल टू ए सी, यानी करेक्ट आंसर इज डी। 76 इन ओलिगोपोली नंबर ऑफ फर्म्स आर, ओलिगोपोली में कितनी फर्म होती हैं? 2 से ज्यादा, 10 से कम होती है बेटा, मोर देन 2 बट लेस देन 10, करेक्ट आंसर इज बी। बेटा जब 2 कहोगे ना कि ओनली 2, तो बेटा क्या हो जाएगा? उसको ड्यूपोली कहते हैं। अब मोर देन 1 कर दे तो मोर देन 1 का मतलब बेटा क्या होता है? 2 भी तो होता है ना। जब 2 हो जाएगा तो क्या होगा? ड्यूपोली, इसलिए मोर देन 2 होगा बट लेस देन 10। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेटा अच्छा एग्जाम्पल है, सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा एग्जाम्पल है, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब बेटा किस में आते हैं? इसमें आएगा ये ओलिगोपोली में। टेलकम पाउडर, ओलिगोपोली बेटा। ये क्वेश्चन बेटा, इन दिस फिगर व्हाट इज द स्लोप ऑफ एआर कर्व एंड एमआर कर्व? बहुत अच्छा। अब इसमें का स्लोप देखो बेटा, क्या होगा करेक्ट आंसर? एमआर इज इक्वल टू एआर, जी नहीं। स्लोप ऑफ एआर इज इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ एमआर, जी नहीं। करेक्ट आंसर इज स्लोप ऑफ एमआर इज इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ एआर, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सिली। एमआर इज इक्वल टू 2 एआर, जी नहीं। स्लोप की बात कर रहा, स्लोप ऑफ एमआर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एआर इंटू 2, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कर्व का जो स्लोप होता है वह एवरेज रिवेन्यू कर्व के स्लोप से 2 गुना होता है। स्लोप ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ एवरेज रिवेन्यू। 78 चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन में इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था। एमआर इज इक्वल टू, इसमें जो इसका बेस फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला, वो होता है एम आर इज इक्वल टू ए आर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ई होता है, ठीक। तो एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 अपॉन पी ई पी, इलास्टिसिटी मानिए तो होगा नहीं। ए आर इज इक्वल टू एम आर, जी नहीं। एम आर इज इक्वल टू ए आर 1 माइनस 1 अपॉन पी, देखो बेटा है ना, ये करेक्ट आंसर है। ए आर इज इक्वल टू एम आर 1 माइनस 1 अपॉन पी, गलत है। तो 78 का क्या बेटा? सी आंसर होगा। अब इसी से बेटा देखो ए आर भी फाइंड कर सकते हो, इसको लिखने का तरीका बता दे रहे। एम आर इज इक्वल टू ए आर ई माइनस 1 अपॉन ई भी होता है,
अब ए आर यदि फाइंड करना बेटा जी, आप लिखो ए आर इज इक्वल टू, सॉरी, ए आर इज इक्वल टू एम आर ई अपॉन ई माइनस वन। ये फॉर्मूला ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब बचा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई पता करना। जब ई फाइंड करना होगा इससे आओगे बेटा, जाएगा एम आर अपॉन ए आर इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन ई। वन अपॉन ई को बेटा ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड में, तो वन अपॉन ई प्लस हो जाएगा। वन माइनस एम आर अपॉन ए आर को राइट में कर दोगे तो हो जाएगा एम आर अपॉन ए आर। वन अपॉन ई इज इक्वल टू ए आर माइनस एम आर अपॉन ए आर। बेटा रिवर्स कर दो बेटा दोनों साइड को, ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। ये हो गया। इसको नोट कर लो बेटा, बहुत काम का चीज है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं जी। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, आप वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ओनली सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ। जिस मनी सप्लाई, इन नोट प्रिंट करने का अधिकार तो सेंट्रल बैंक को होता है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट भी साथ में है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ आरबीआई करती है, तो कहेंगे वह मोनोपोली होता है। क्या है, मोनोपोली है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ₹1 पेपर नोट एंड ऑल डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स इशू करती है। क्वेश्चन नंबर बेटा 80, विच टाइप ऑफ मार्केट इज ए मिथ। मार्केट का कौन सा टाइप एक मिथ है, एक भ्रम है, मिथ्या है, तो वह है परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन बेटा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था आपका 1 से लेकर के 40 तक एक सेगमेंट का, और 41 से लेकर बेटा 80 तक का दूसरा सेगमेंट। 1 से 40 तक का वीडियो बेटा मैंने पहले आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है। जिन लोगों को न मिला हो, जो लोग आज इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हो, उसको पाने के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस पर जाकर के आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो आपके बहुत काम की चीज है। तो आपके पास टोटल 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन हो गए, आप इसको सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जुड़ करके वहां भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको वहां भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आई होप आपको ये दोनों वीडियो बेटा अच्छा लगा होगा, और मैं गॉड से यही प्रे करूंगा आप 6 दिसंबर को एग्जाम देने जाएं, तो आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। यानी आप ये समझ के जाना, करो या मरो, क्योंकि एक एक नंबर बेटा आपके मेरिट को, आपके पोजीशन को इम्प्रूव करेगा। तो हारना नहीं। हाँ, मैं ये भी जानता हूं आपको क्वेश्चन आता रहेगा, तो आप जान उसके गलत करके तो आएंगे नहीं, शौक तो नहीं लगाने किसी को, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि विश्वास रखना, हिम्मत मत छोड़ना। जो क्वेश्चन आ रहा बहुत आराम से करते जाना। जब एकदम कंफर्म हो जाए कि यही आंसर है, तब जाकर के उस क्वेश्चन के नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है लिखना आपको ABCD, आप वैसे लिखिएगा। हाँ, एक चीज याद रखना बेटा, यदि आपका आंसर वहां स्मॉल लेटर में लिखा है ABCD, तो आप वैसे लिखिएगा। कैपिटल लेटर में लिखा बेटा तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, रोमन में लिखा तो रोमन में लिखिएगा। क्वेश्चन को आप क्रॉस नहीं करेंगे, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। आप ये सोचिए बी को क्रॉस करके कैंसिल कर दूसरा कर नहीं, आप पहले सोच लीजिएगा कि यही करेक्ट आंसर है, तभी लिखिएगा। अदरवाइज कुछ वेट कीजिएगा, हो सकता है आफ्टर सम टाइम आपको वह फिर से याद आ जाए, आप उसको सही कीजिए। ठीक, चलिए फिर मैं आपको अगला वीडियो जो प्रेजेंट करूंगा वो भी प्रैक्टिस बेस्ड ही होगा, लेकिन आप किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आपको कोई समस्या हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे संपर्क कीजिए, आई विल सॉल्व इट, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू।